बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो प्रिंस HQ में तुम लोगों का स्वागत है। और आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 6th लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लेन मिरर हमने आपको करवा दिया था और आज बारी है रिफ्लेक्शन थ्रू नॉन स्फेरिकल सरफेसेस की। तो जो नॉन प्लेनर सरफेसेस होती हैं वो कई तरीके की होती हैं, एलिप्टिकल, स्फेरिकल। तो देखो जेई में एज ए जनरल एलिप्टिकल या पैराबोलिक या सरफेसेस आ सकती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में जहाँ तक जेई मेंस और नीट वाला सवाल है तो मोस्टली एक ही सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं, वो होते हैं स्फेरिकल सरफेसेस। तो आज हम लोग स्फेरिकल सरफेस ही कंसीडर करने जा रहे हैं और उससे फिर स्फेरिकल मिरर बनेंगे। तो एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाई। सपोज ये मिरर है M1 M2, तो इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे। कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर वो भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। बट लेट अस कंसीडर देयर इज ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फीयर है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी जरूर होगा। तो सपोज आई एक्सटेंड दिस and this is a sphere, and this is the radius of the sphere। अब मान लो इस पर कोई एक हम इंसिडेंट रे डालते हैं, तो सपोज ये इंसिडेंट रे हमने डाल दी, ऐसे ये AB ये इंसिडेंट रे है। अब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो नहीं बदलने वाले, सरफेस का नेचर भले ही बदल गया है लेकिन रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो नहीं बदल रहे। मतलब इंसिडेंट रे, इमेजिनरी रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होंगे, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें पहले ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर ये रे फॉल कर रही है वहाँ पे नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल खींचने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और इस पर अगर हमें नॉर्मल खींचना है तो नॉर्मल खींचने से पहले हम टेंजेंट खींचेंगे और फिर इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये दो स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट यू ड्रॉ द टेंजेंट एट द कंसीडर्ड पॉइंट एंड देन ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। लेकिन स्फेरिकल सरफेस में थोड़ी इसकी ज्योमेट्री अच्छी है, यू कैन ड्रॉ नॉर्मल डायरेक्टली। आप सेंटर से इस पॉइंट B को मिला दो और यही नॉर्मल हो जाएगा। स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। आप सेंटर से उस पॉइंट को मिला दो। और इसका रीजन क्या है, रीजन भी हम याद दिला दें। बहुत पुरानी थ्योरम है, 9th में पढ़ाई जाती है कि मान लो एक ये सर्किल है तो ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं, ये वाली कॉर्ड इस पर खींची गई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। फिर 9th क्लास की सरफेस थ्योरम है और उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। स्फेरिकल सरफेस के केस में हम कहीं नॉर्मल नहीं ड्रॉ करने वाले हैं। जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ नॉर्मल खींचना है तो सीधे सेंटर से इस लाइन को मिला देंगे।
हालांकि अगर इस पर टेंजेंट खींची जाए और फिर नॉर्मल खींचा जाए तो भी यही होगा, तो भी यही होगा। लेकिन फिर अपनी लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें, सीधे हम नॉर्मल खींच ले रहे हैं। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इसके दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे जानी है सेम एंगल पर, तो ये वाली रे ऐसे चली जाएगी ये। और सपोज ये एंगल आर है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो बीसी रिफ्लेक्टेड रे है, ये बी एन नॉर्मल है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये तीनों, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे कोप्लेनर होंगी, सेम प्लेन में होंगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों आपस में बराबर भी होंगे। तो यही हमारे पास स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी फंडे पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। जेई मेंस में आने के लायक ये क्वेश्चन है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, देयर इज ए स्फेरिकल मिरर पॉलिश्ड इनसाइड, और ये इंसिडेंट रे एपी ये हॉरिजॉन्टल आ रही है, पी पर इंसिडेंट होती है और नॉर्मल वर्टिकल चली जाती है। और ये हमें पॉइंट एच की वैल्यू ये पूछ रहा है कि ये एच कितना है, मतलब यहाँ से कितनी हाइट पर ये रे टकराती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो अब इसको हम लोग करने की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो बिना नॉर्मल के कुछ नहीं होना है। तो पहले एक नॉर्मल खींच देते हैं। ये हमने नॉर्मल खींच दिया, पी एन ये नॉर्मल है, और ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो इतना तो समझ ही गए होंगे। इजी वर्जन भी हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, लेकिन हमने थोड़ा सा जानबूझ करके टफ कर दिया है। तो देखो ये एंगल आई और आर ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं लिख देता हूं कि आई बराबर आर, और आई प्लस आर इज इक्वल टू 90। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रे है और ये वर्टिकल रे है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां से हमारे पास क्लियर हो गया कि आई इक्वल टू आर इज इक्वल टू 45, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो मेरे पास ये एंगल 45 का हो गया, और अगर ये एंगल 45 का हो गया है, आई इज इक्वल टू 45, तो ये एंगल भी 45 का ही होगा। और अगर ये एंगल 45 का है तो ये भी 45 का ही होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो अगर ये 45 हो गया है, तो हमारे पास डेफिनेटली ये 45 ही बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो साइड हैं, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, ये भी एच हो जाएगी। तो ये एच क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी भाई कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओ से पी तक की डिस्टेंस तो आर ही होगी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास आंसर हो गया।
हालांकि इसको करने का एक और भी तरीका था, जरूरी नहीं है कि हम साइड्स के टर्म में जाएं। ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो हम सीधे लिख सकते हैं cos 45। ये एंगल हमें मालूम है और इसकी बेसिस पर ये एंगल ये एडजेसेंट साइड होगा, तो cos 45 इज इक्वल टू h/r। तो cos 45 1/√, होता है, तो h/r/√2 तब भी वही आएगा। यहाँ से भी आपको यही मिलेगा, h बराबर r/√2। तो जो आपको पसंद हो वो आप कर लीजिए। और यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है फ्रॉम बिगिनिंग। आपको क्लियर हो गया कि स्फेरिकल सरफेस पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन वाली सरफेस स्फेरिकल है तो इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो हम लोग किस तरह से स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, उसका क्या नॉमेनक्लेचर है, क्या क्या हम लोग पढ़ करके आए हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। स्फेरिकल मिरर बनाए कैसे जाते हैं, और जो कुछ आपने स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ा है क्लास 10th में लाइट थी, फिर 12th में लाइट थी, तो लेट अस रिविजिट दैट। तो ये हमने कोई हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास कंसीडर कर लिया और आप यहां से कोई इसका सेगमेंट क्रॉस कर लीजिए। पहले तो हम इसकी रेडियस बना देते हैं, ये r, और मान लीजिए इतना हिस्सा हमने काट लिया, ये। तो अब आप समझ सकते हो कि जैसे एंड वी चॉप आउट, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा होगा तो ये कुछ कटोरी टाइप का बन जाएगा अगर ये हॉलो है तो ये जो पोर्शन है अगर हम इसका 3D व्यू देखेंगे तो इट इज लाइक दिस। ये हमारे पास ग्लास सरफेस है। अगर ये सॉलिड होता तो ये मटेरियल भी भरा हुआ होता ग्लास का, और ये हमारे पास उसका फेस होता, और ये सर्कुलर होता और इसकी कुछ रेडियस होती। ये लेंस में काम में आएगा, ये रेडियस है। लेकिन ये हॉलो है तो अगर ये सॉलिड होता तो ये इस टाइप का होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है। हम ऐसा ये बीच में ये हिस्सा सर्कुलर होता है जिसकी कुछ रेडियस होती है, और अगर ये हॉलो है तो दिस थिंग्स विल नॉट बी देयर। बस ये ऐसी स्फेरिकल सरफेस है। इसी को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये ऐसे बन जाता है। तो ये ऐसे नहीं है, ये आर्क की शेप का नहीं है। अगर बाजार से मिरर खरीदने जाओ तो वो इसी टाइप का देते हैं। ये पूरा इधर ग्लास है, इधर हमने पॉलिश कर दी है। पॉलिश ज्यादातर लेड ऑक्साइड से करते हैं या सिल्वर से करते हैं, जिससे कि ये सरफेस रिफ्लेक्शन देती है। तो अगर इस तरफ हमने पॉलिश कर दी तो देखो यहाँ दो साइड है, ये कॉनकेव साइड है, इधर ये कॉनकेव साइड है, और ये इसका सेंटर जो है, ये तो पार्ट ऑफ द स्फीयर है ना, तो इधर सेंटर इसका इधर कहीं पड़ेगा। और अगर हम मान लो कि यही हिस्सा लें लेकिन पॉलिश इधर कर दें तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा, सेंटर इसका इधर है, तो ये कॉन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन होगा। जिस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी के इसका नाम रख, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड की तरफ से होगा। इधर से लाइट डालोगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स साइड से होगा, इधर से कुछ नहीं होगा। पूरा नाम हम बोलेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, बिकॉज एक कॉन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है
और सेकंड नंबर पे ये शेप जो है हमारी स्फेरिकल है। और अगर ये हमने जैसे स्फीयर, हॉलो स्फीयर को लेके काट के बनाया है तो ये सरफेस स्फेरिकल होगी, तो ये स्फेरिकल मिरर है। अगर हम इसको पैराबोलाइड से काट लें तो पैराबोलिक मिरर हो जाएगा। अगर हम इलिप्स से काट लें तो एलिप्टिकल मिरर हो जाएगा। तो surface depends upon which type of curve you have taken for making the mirror. In most of the cases we consider only spherical surface, hollow spheres, and the mirror made by intersection of that is known as spherical mirrors. हम लोग spherical mirrors ही पढ़ते हैं। और तो ये मिरर मेरा तैयार हो गया है। और दो नॉमेनक्लेचर आपको बता दें, ये हमने तो पूरा ये स्फीयर था, इसका एक पार्ट हमने काट लिया है, तो बाकी पार्ट कट गया है, लेकिन ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसकी रेडियस वही होगी जो इसकी फादर ऑफ स्फीयर की होगी। तो ये रेडियस जो होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, कॉनकेव वाला बनाते हैं पहले। तो ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर मतलब क्या क्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो पीस है, ये पीस है, ये दिस इज नोन एज एपर्चर। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है दैट इज एपर्चर। ये वही कटोरे वाला है, ये एपर्चर है। और तुम्हें मालूम था ये नीचे यहाँ पर अगर सॉलिड है तो सर्किल दिखता है, जैसे सेब काटो और यूं चक्कू मारो खचा, ये सर्किल दिखता है, तो ये सर्किल दिखेगा, यहाँ हॉलो है। लेकिन इसकी जो ये रेडियस होगी, इस रेडियस को कहते हैं एपर्चर रेडियस। एपर्चर रेडियस, एपर्चर रेडियस यहाँ पे भी मेंशन की जा सकती है। ये ऐसे मिला दिया तो ये एपर्चर डायमीटर है और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये वाली डिस्टेंस एपर्चर रेडियस हो जाएगी। हालांकि रिफ्लेक्शन में हमारे पास इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था। जो तीन चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से जाननी जरूरी हैं कि दिस स्फेरिकल सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। और सपोज कर लो कि हमने इस सरफेस को पूरा कर लिया, तो ये इसका सेंटर है एंड दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर है, दिस इज द कर्व। तो ये स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी स्फीयर की जो रेडियस है that is known as radius of curvature. So there are two radius, one is aperture radius and other one is radius of curvature. What is radius of curvature? Radius of curvature is radius of the sphere from which this spherical surface has been cut to make the mirror. और ये ज्यादा काम, यही काम में आती है, यही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये जो इसका एक मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर, ये जैसे है, यहाँ पे हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ ये जो कट रहा है, तो दिस इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। दिस इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। ये बिल्कुल बीच में होता है। तो देयर आर थ्री टर्म्स, पोल, that is the center of the reflecting surface, other one is center of curvature, this is the center of that sphere from which this portion has been cut, and third one is radius of curvature, this is the
रेडियस ऑफ दैट फादर स्फीयर जिससे ये काटा गया है। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं ना कि आपको साथ साथ याद भी होता जाएगा और बहुत ही ट्रेडिशनल है, तो ये आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि फालतू की चीज़ें हम हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और फिलहाल इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जान गए हो कि दिस इज द योर स्फेरिकल मिरर, दिस इज अपर्चर, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जाहिर है कि अगर हम पोल से सेंटर को मिलाएं या सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएं तो ये वाली सारी डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होनी है, क्योंकि ये सब स्फीयर के स्फेरिकल सरफेस पर, तो सेंटर स्फीयर किसी भी पॉइंट को मिलाओ वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो ये आप समझ गए। तो ये डिस्टेंस भी आर है। सपोज मैंने इसको मिला दिया, ये m1 पॉइंट है, सपोज ये m2 पॉइंट है, इसको मिलाओगे तो ये भी आर होगी, और ये पोल था तो इसको मिलाओगे तो ये भी आर होगी। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ लाइनें कंसीडर करते हैं। तो अगर हम कोई भी एक लाइन खींचें जो सेंटर से पास हो रही है, तो दिस इज नोन एज एक्सिस। तो बहुत सारी एक्सिस हैं, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी, ये सब एक्सिस हैं। ग्रीन कलर से जितनी भी लाइनें बनाई हैं वो सब एक्सिस। अगर मान लीजिए कि हम एक लाइन ऐसे बना दें तो दिस इज नॉट एक्सिस, बिकॉज ये सेंटर से नहीं पास हो रही है। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होगी आगे पीछे बढ़ाए जाने पर सेंटर की ओर जाएगी या उससे पास होगी, वो एक्सिस कहलाती है। और इन सारी एक्सिस में से वो एक्सिस जो पोल से भी पास होती है, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं। ये सेंटर से तो पास हो ही रही है, साथ में पोल से भी पास हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, की प्रिंसिपल है ये, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तुम लोगों की किताब में लिखा होता है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, बट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द फंडामेंटल डेफिनेशन। The radius of curvature is radius of that sphere from which this spherical surface has been cut to form a mirror. Now C is center of that sphere and P is a point on that corresponding spherical surface. The distance between center and pole will obviously radius of curvature. Okay. तो ये आपको मेन डेफिनेशन, मेन पॉइंट्स मिल गए हैं। There are few points. Aperture, radius of aperture, pole, center of curvature, radius of curvature, axis, principal axis। इतने सारे आपको टर्म एक तरफ से आ गए और आप ब्लाइंडली रटने की कोशिश करोगे तो बड़ा तुम्हें सिरदर्द होगा। लेकिन आई होप जिस तरीके से हमने बताया है तो ये जस्ट मतलब सेल्फ डिफाइंड है, नाम ही बता देता है ये क्या है।
अब हम लोग इसमें कुछ और करने जा रहे हैं, इस पे कोई एक रे गिराने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा ये जो डेंसिटी है तो कन्वेंशनल डायग्राम ये है, ये हमारे पास मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी गई। अब इस पर एक लाइट रे डालते हैं, कोई भी लाइट रे डालते हैं। तो चलो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे लाइट चला। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया O और इस कई रेस चल, तो एक रे हमने चलाई सपोज ऐसे, और एक रे चलाई ऐसे, एक रे चलाई ऐसे, और एक रे हमने पैरेलल भी चला दी। अब सबका रिफ्लेक्शन होना है, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल कहाँ खींचा जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा जाएगा। और नॉर्मल खींचने का तरीका स्फेरिकल मिरर पर क्या है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको मिला दीजिए। तो अगर जैसे हम ये पोल वाला पॉइंट लें, इस रे को कंसीडर करें OP, तो यहाँ पे तो नॉर्मल यही प्रिंसिपल एक्सिस ही बन जाएगी। तो अगर ये एंगल मेरे पास यही नॉर्मल है, और अगर ये एंगल I है, सपोज I1 कह दें, तो ये रे ऐसे चली जाएगी और ये R1 हो गया। ऑब्वियसली है I1 और R1 दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर मान लीजिए हम इस रे को चूज करें, सपोज ये पॉइंट P1 है, तो यहाँ पे नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल खींचने का तरीका ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। तो दिस इज द नॉर्मल, सपोज CN1 इज द नॉर्मल, और ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हम I2 कह दे रहे हैं, इसको I1 कहा था तो इसको I2 कह दे रहे हैं। और जितना ये I2 बनेगा उतना ही ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होती हुई चली जाएगी और ये I2 बन जाएगा। और ये रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पैरेलल ली है, और इसका एक अपना अलग महत्व है, इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा यूज में होती है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने पहले नॉर्मल ड्रा किया, पॉइंट के नाम रख लेते हैं, सपोज ये P2 है और ये नॉर्मल मेरा N2 बना, ये N2, और ये एंगल सपोज I3 है। तो जितना एंगल I3 बनेगा उतना ही इधर से बनेगा। तो ये वाली रे कुछ ऐसी चली जाएगी, और ये R3 है, I1 I2 R1 के बराबर था, I2 R2 के बराबर था, I3 R3 के बराबर था। आप बोर हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा बोर होइए, ये यहाँ पड़ रहा है, ये पॉइंट M1 है, और इस पर नॉर्मल खींचने के लिए मैंने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाया, और यहाँ पे हमारी ये वाली एंगल I4 मान लिया कि जितना I4 इधर उतना I4 इधर, तो ये वाली इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जाएगी। तो ये आपको विश्वास हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन का तरीका वही I बराबर R हमेशा रहेगा। अब यहाँ हम एक ऐसी बात तुम लोगों को बताने जा रहे हैं, थोड़ा बैठ के बता रहे हैं, बुढ़े आदमी कभी कभी बैठ जाना चाहिए, जो तुम लोगों को 90% लोगों को नहीं मालूम होगी। तुम लोगों को ये मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट से कई रेस चलती हैं,
और वो किसी भी मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे प्लेन मिरर पड़ा था। और ये रिफ्लेक्टेड रे भी हमेशा किसी एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं, तो वो पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हो जाता है। और अगर ये रियली मिल जाती हैं, किसी पॉइंट से पास होती हैं रिफ्लेक्शन के पास, तो वो पॉइंट इसका रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अभी तक प्लेन मिरर में हमने ऐसा देखा और होता भी है कि प्लेन मिरर ले लिया, उसके ऊपर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, उससे ढेर सारी रेस चली, कुछ इधर गिरी कुछ उधर गिरी, मिरर के डिफरेंट पॉइंट्स पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, और ये सब की सब एक यूनिक पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है। एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में होता है। अब रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से हो रहा है, किसी और मिरर से हो रहा है, या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन तो चाहे प्लेन सरफेस से ही क्यों ना हो, ये रिफ्रैक्टेड रेज या ये रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक यूनिक पॉइंट से नहीं आती हैं। मतलब अगर आप इन सारी रिफ्लेक्टेड रेज को बढ़ा दो तो सब की सब एक ही यूनिक पॉइंट से नहीं जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ पे गिरने वाली रेस किसी एक पॉइंट से जाएं, दूर वाली रेस किसी और पॉइंट पर मिल रही हो। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को, कम लोगों को मालूम होती है। और जब हम बताते हैं तो कई लोग तो कहने लगते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, गलत सलत। तो ये गलत सलत नहीं है, ये सही है। और अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि ये सही है। तो यहां पर ये सारी रेज ग्लोबली नहीं मिलती हैं कि सारी रिफ्लेक्टेड रेज को मिला दो और एक यूनिक इमेज मिल जाए। एक बड़ा सा मिरर ले लो और एक ऑब्जेक्ट ले लो, उससे ढेर सारी रेज चलेंगी, डिफरेंट पोर्शंस पर पड़ेंगी, मिरर के रिफ्लेक्ट होंगी और उसकी कई इमेजेस बन जाएंगी। क्योंकि ये अदर है, तो मतलब जो अलग अलग रोज देखेंगे ना, सबके लिए इमेज एक नहीं होगी। जैसे ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो रेज यहाँ पड़ रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, वो किसी एक जगह मिलेंगी। तो यहाँ के हमारे पास जो ऑब्जर्वर होगा, जो इन रेज को देखेगा, उसको ये इमेज दिखेगी। और जो इधर चल रही हैं तो वो कहीं और मिलेंगी, ये वाली कहीं और मिलेंगी। मतलब डिस्टॉर्शन हो जाता है, कई इमेजेस बन जाती हैं। और इसीलिए अब मैं जो बता रहा हूँ वो तुम लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा। स्मॉल मिरर है, स्मॉल मिरर है। तो स्मॉल मिरर की क्या क्वालिटी है कि देखो, जो रेज होती हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। और ये वाले सारे नाम तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में आते हैं। एक होती है मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज, और दूसरी होती है पैरेक्सियल रेज। मार्जिनल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर गिरती हैं, जैसे ये OM1, ये OP2, ये सब मार्जिनल रेज हैं। और पैरेक्सियल रेज होती हैं रेज विच आर नियर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेक्सियल रेज है। कोई रेज चल करके यहाँ पे पास में गिरे तो वो पैरेक्सियल रेज है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा है ना। तो वो क्यों पढ़ा है? क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए हैं या अब करेंगे, वो सब पैरेक्सियल रेज के लिए है। वो सब पैरेक्सियल रेज के लिए है। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं जगह जगह डेरिवेशन में, तो सपोज ये मिरर स्मॉल है, ये बहुत छोटा साइज है, इट इज वेरी स्मॉल मिरर। अब बताएंगे कि स्मॉल मतलब कितना स्मॉल।
तो इस पर पड़ने वाली सारी रेस किसी एक जगह मिल जाएंगी, तो एक इमेज बन जाएगी। ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, पहले था, उसको बोलते हैं स्फेरिकल, गोलीय विपथन इसे कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। और ये यही है कि अगर मिरर का साइज बड़ा होता है तो एक ऑब्जेक्ट की एक नहीं कई इमेजेस बन जाती है, तो उसके लिए मिरर को छोटा करना पड़ता है। तो हम लोग अपनी स्टडी को लिमिटेड कर देंगे छोटे मिरर के लिए, यानी हमारे जो फार्मूले निकल करके आएंगे वो पैरेक्सियल रेस के लिए आएंगे। और पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि देखो, ये मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द मेजर पॉइंट। तो जो हमारे पास इस मिरर का साइज है, दैट शुड बी वेरी स्मॉल इनफ इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने मार्केट में भी जो मिरर देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम स्फीयर्स बनाएं, छोटी रेडियस का बनाएं और हिस्सा काटें, तो छोटी रेडियस वाला ऐसा बनेगा, और अगर बड़ी रेडियस वाला लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये रेडियस दोनों की सेम है। तो जो मार्केट में आपको मिरर्स मिलते हैं, खरीदने जाओ, कनकेव मिरर खरीदने जाओ, कॉन्वेक्स मिरर खरीदने जाओ, तो ऐसे गोल गोल टिकिया ऐसी पकड़ा देता है, और वो तुम्हें देखने में प्लेन लगती हैं, बट लेकिन उन्हें छुओ तो लगता है हाँ उनमें कर्वेचर है। और उसका रीजन, लेकिन वो दूर से पता नहीं चलता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि जिस स्फीयर से वो बनाए गए हैं, उसकी रेडियस इस अपर्चर रेडियस की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने एक बहुत बड़ा हॉलो स्फीयर ले लिया, उसकी रेडियस 10 मीटर ले ली, और उससे हमने जो मिरर बनाया तो उसकी अपर्चर रेडियस सिर्फ 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। तो 10 मीटर की कंपैरिजन में ये 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर अब इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए करेंगे कि दैट कंटेन्स वेरी स्मॉल एरिया ऑफ एक्सपोजर, और जो आप इमेज बनाएंगे तो वो सारी रेज उसकी पैरेक्सियल ही मानी जाएंगी, और यू विल गेट ए यूनिक इमेज, उसको देख करके आप खुश होंगे। लेकिन अगर हमने एक बड़ा सा मिरर ले लिया जिसकी रेडियस 10 मीटर है, और बड़ा सा पोर्शन काट दिया जिसकी अपर्चर रेडियस भी 5 मीटर है, एंड बिलीव मी, अगर इतना बड़ा मिरर तुमने देखा नहीं होगा क्योंकि मार्केट में तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मिरर बनाओ और उसके सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हारे पास तुम्हारी कई दिखने लगेंगी। और अगर बच्चों के कुछ ऐसे पार्क्स वगैरह होते हैं जहाँ एक फन जोन होता है, तरह तरह के मिरर्स वगैरह बने रहते हैं, तो उसमें कुछ मिरर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें चेहरा लंबा दिखता है, कुछ में चौड़ा दिखता है, कुछ में आप कई दिखने लगते हैं। तो वो सब इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होते हैं। दे यूज़ ए लार्ज मिरर, लेकिन वो उसमें मार्जिनल रेस भी शामिल हैं। तो अगर आप उसके सामने चले जाते हैं तो कई इमेजेस आपकी बन जाएंगी। तो इधर उधर चक्कर पकड़ करेंगे तो आप तरह तरह की चीज़ जगह जगह पे दिखेंगे। तो यहाँ पे ये है, स्मॉल का मतलब ये है कि जो मिरर का साइज है, जो रेडियस उसकी अपर्चर रेडियस है, दैट शुड बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। ठीक है। और ये मिरर बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे। तो अगर ये बड़ा साइज का मिरर है, ये मार्जिनल रेज है, तो ये अलग अलग लोकल्स में यहाँ जो रेज पड़ेंगी वो किसी एक जगह से आती हुई अपीयर मिलेंगी, यहाँ वाली किसी और जगह पे मिलेंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है और ये साइज बहुत छोटा है, तो ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी सब एक जगह ही मिलेंगी, तो यू विल बी सेटिस्फाइड। तो हम लोग जो फार्मूले डेरिवेशन करेंगे या जो मिरर भी पढ़ेंगे,
उसमें ये पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों ने 10th क्लास में प्रूफ किए थे, 10th में तो कोई प्रूफ है नहीं, 12th में प्रूफ किया था, तो जगह जगह इसको यूज़ भी किया था, लेकिन मुझे मालूम है रट के किया था, समझा नहीं होगा। और आज उस चीज़ को समझने का दिन आ गया है। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और पहले वो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम फार्मूला डिराइव करेंगे। और मैं स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम लोग 5 लेक्चर्स कर चुके हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। और अब जो पढ़ा है और जो सही ढंग से पढ़ रहे हैं उसमें कोइंसिडेंस जो है, क्या तारतम्यता जिसे कहते हैं, वो भी बैठाना आ गया होगा। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और कई यहाँ पर जानकार लोग भी हैं, उन्हें फोकस के बारे में मालूम है। जैसे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। और ये मेरे ख्याल से 99% बच्चों को मालूम होगा कि स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो यहाँ पर ये आईटी में क्वेश्चन आया था और उसने बाकायदा 5 नंबर में आया था और वो कह रहा था कि बताइए ये रिफ्लेक्टेड रे जब जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को किस जगह पे काटेगी। तो ये इसका एक सलूशन ये है कि ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और क्लास 10th से ये चलता चला आया है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। तो यहाँ पर ये फोकस होगा और फोकल लेंथ इसकी आधी होगी, तो यानी पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जाएगी। गलत है। और जाहिर है कि आईआईटी ने अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा है, तो इतना सरल तो नहीं होगा। तो बजाय इसके कि हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएं, ये फोकस से जाएगी, जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये रे ऐसी चली जाएगी और ये एंगल भी 60 होगा। और इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये तो पोल कहलाता है, इसको हम बी कह दे रहे हैं और ये जहां से जा रहा है सी, तो ये हो गया। तो इसको मैं मान लीजिए पॉइंट एक्स कह दे रहा हूं, हाँ बिल्कुल नया नाम। और मुझे ये डिस्टेंस एक्स पी निकालनी है, कुछ ही नहीं कर रहे हैं। जरा आप देख, रिफ्लेक्शन के रूल लगाते हैं तो आंसर क्या आता है। देखिए ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, हमारे पास ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 ही होगा। एंगल ए बी C is equal to 60. This implies angle CBC and X is equal to 60. और रीजन ये है कि इसका रीजन भी समझ लीजिए, आप लोग समझ भी गए होंगे, AB पैरेलल टू CP है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल CBX में क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो CX और BX ये दोनों भी बराबर होंगी। तो मैंने क्या किया है, ये PX की डिस्टेंस X मानी है, तो ये पॉइंट X है,
और ये डिस्टेंस x हमें निकालनी है। तो मान लिया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो सी एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो ये 10 माइनस एक्स हो गया। और ये वाली डिस्टेंस जो सी बी है ये तो 10 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप ऐसा करें कि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। तो सपोज ये बी एम बना, तो ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये सी एम, तो सी एम अपॉन सी बी इज इक्वल टू cos 60। ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं हम लोग, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस इज cos ऑफ दैट। तो सी एम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया हाफ ऑफ सी बी। हाफ ऑफ सी बी आ गया, तो हाफ सी बी इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो मेरे पास ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाली डिस्टेंस 5 है। तो आप समझ गए ना क्यों मैंने ये किया। मेरा आंसर निकला है से जाएगा जो कि उससे पहले जाएगा। ये रे फोकस से नहीं जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन तब भी ये फोकस से नहीं जा रही है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो कई लोग सरप्राइज हुए थे और आईआईटी में ऐसे ही खोजी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं जा रही है, रीजन वही है पैरेक्सियल और मार्जिनल रेस का। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी लार्ज। अब अगर ये आपको कैलकुलेट करना ही है, पीएक्स कैलकुलेट करना है, तो ऐसी बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे इसके तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और मेरे पास ये जो CX वाली डिस्टेंस है और ये BX वाली डिस्टेंस के बराबर है और साथ में मुझे एक एंगल भी पता है, ये 60 है, ये 60 है। तो ऑफ कोर्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है तो ये भी 60 ही होगा। अब ये बात दूसरी है कि ये फिगर में नहीं समझ में आ रहा है, ये तो सर बहुत ज़्यादा है। तो भैया उसमें है कि अगर सही फिगर बनाओगे, ये 60 बनाओगे, तो वो रेस जो ऐसे गई है वो ऐसे न जाके कुछ ऐसे जाएगी, बस यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इसमें लगाओ जरा तुम ट्रिग्नोमेट्री, अपना कोसाइन फार्मूला लगाओ, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है और ये दोनों साइड तुम्हें दी गई हैं। तो ये वाली साइड तुम निकाल लो, फार्मूला लगा लो आराम से। तो cos 60 इज इक्वल टू दिस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 माइनस एक्स और ये 10 माइनस एक्स ये आ गया। तो cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 और इंटू 2 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया, तो x बराबर 0 आ रहा है।
x बराबर 0 आ रहा है, यानी ये वाली रेस यहां से पास होगी, बराबर 0 माना, ये वाली रेस रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी, यहां पड़ेगी। और ऑफ कोर्स अगर हम इसको डिस्टेंस ये चेंज कर वैल्यू और भी आएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपकी आशाओं के विपरीत ये पैरेलल रेस फोकस से गई। तो क्यों नहीं गई? तो जरा हम, ये आंसर तो इसका आ गया, आपका जेई का क्वेश्चन भी आ गया, और अब हैरान होंगे कि ये जब हम रूल्स ऑफ रिलेशन लगाते हैं तब आंसर कुछ और हो रहा है, और बचपन से तो हम यही पढ़ते आए हैं कि पैरेलल रेस फोकस से होकर के जाती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब अब आपको मिलने वाला है। तो ये जो पहला फॉर्मूला है जिसमें हम लोग प्रूव करते हैं 10th क्लास में कि फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखें उसमें बीच में ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो हमने करी तो लेकिन ध्यान नहीं दी, और जब वो ध्यान दे देंगे तो फिर आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हमारी यूजुअल फिगर जो हम लोग f इज इक्वल टू r/2 बनाने के लिए प्रूव करते हैं, ये मिरर है, मिरर का नाम नहीं लिखा तो लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, लिख दो m1 m2, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज ए बी से आई और ये x पर चली गई, x से चली गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ x। तो ज्योमेट्री लगाते हैं, वही पिछले क्वेश्चन ऐसी ज्योमेट्री है, बस वहां पे नंबर्स थे, यहाँ पे लेटर्स हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि I बराबर r, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब तुम्हें ये xp निकालनी है तो इसको पहले की तरीके से x मान लिया, तो जाहिर है इस बार हम इसको r - x लिखेंगे, पूरी डिस्टेंस r थी, और उसके बाद ये एंगल मेरे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 180 - 2 थीटा, और यहाँ पे हम साइन रूल लगा दे रहे हैं अपना ट्राइंगल वाला। तो cos ऑफ 180 - 2 थीटा, cos ऑफ 180 - 2 थीटा इज इक्वल टू r - x का स्क्वायर प्लस r - x का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ रही होगी, अपॉन 2 टाइम्स r - x। अब cos 180 - 2 थीटा क्या होता है, माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2r - x का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r - x का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2r - x का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2r - x का होल स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लीजिए, 2r - x का होल स्क्वायर प्लस 2r - x का होल स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें से 2r - x का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 2r - x का होल स्क्वायर और cos 2 थीटा को जरा ब्रेक कर दीजिए, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू r स्क्वायर। तो 1 से -1 चला गया, तो 4r - x का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बड़े आराम से स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2r - x cos थीटा इज इक्वल टू r।
तो ये मेरे पास r माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया r/2 अपॉन कॉस थीटा। और यहां पर आपने हो सकता है प्रूव किसी और तरीके से किया हो, ये साइन रूल ना लगाया हो 10th में, क्योंकि ये नहीं था। लेकिन अंत में टीचर एक चीज जरूर कहता है फॉर्मूले इस प्रूफ में, और वो कहता है कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इफ दिस रे इज वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन थीटा विल बी स्मॉल, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पे अगर सपोज थीटा स्मॉल है तो ये r माइनस एक्स है क्या, दरअसल ये r माइनस एक्स ये वाली डिस्टेंस है, और हम ये x निकालना चाह रहे हैं। तो x इज इक्वल टू r माइनस r अपॉन 2 cos थीटा, एंड सपोज योर थीटा इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0 डिग्री, देन cos 0 आपको मालूम होता है 1, देन x इज इक्वल टू r माइनस r/2, दैट विल बी r/2। यानी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे पॉइंट से जाएगी जिसकी डिस्टेंस यहां से r/2 है, लेकिन कब, जब थीटा बहुत छोटा है। और थीटा बहुत छोटा कब होगा, जितनी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होगी। यानी ये वाला फार्मूला जो तुम्हारे पास आया है, जिसको तुम लोग फोकल लेंथ भी कहते हो, अगर हमारे पास ये पैरेक्सियल रेज को ले लें तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रे होंगी उन सब के लिए थीटा बहुत स्मॉल होगा, 0 के बराबर होगा, और वो सबके लिए x बराबर r/2 होगा। यानी कि वो पैरेलल रेज प्रिंसिपल पास हैं जिनके लिए 0 है, वो r/2 और उन पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी ये फोकस वाला कंसेप्ट सिर्फ तभी सही है व्हेन यू आर यूजिंग पैरेक्सियल रेज। और पैरेक्सियल रेज हम कब मान लेते हैं, दो ही चीजें हैं, या तो ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास बहुत हो, या फिर अगर मिरर का साइज रेडियस ऑफ कर्वेचर की कंपैरिजन में बहुत कम है तो ऑलमोस्ट ये सारी रेज पैरेक्सियल हो जाएंगी। तो उस केस में हम ये कौन कर सकते हैं, तो f इज इक्वल टू r/2, इट्स वेरी गुड, ये है लेकिन पैरेक्सियल रेज के लिए है। और इन नॉर्मल क्वेश्चंस में जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग स्मॉल अपर्चर का ही मिरर यूज करते हैं, और ये कहानी खत्म कर देती है। जहाँ स्मॉल मिरर कहा गया या स्मॉल अपर्चर मिरर कहा गया तो तुरंत ये थ्योरेटिकली करेक्ट हो जाते हैं कि मतलब ऑल द रेज आर कंसीडर्ड टू बी पैरेक्सियल। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो हम लोग उसको फोकस से होते हुए जाता हुआ पाएंगे। तो हमारे पास अगर ये पैरेलल है, सपोज ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी फोकस से जाएगी। तो हमने रूल बना दिया कि अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, और इसको लेंथ को हमने फोकल लेंथ कह दिया, इसकी वैल्यू r/2 होती है। लेकिन ये सारी कहानी तभी चलेगी ना जब रेस पैरेक्सियल हों, और पैरेक्सियल कब होंगी, जब या तो ये रेस वास्तव में प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हो, और दूर वाली भी पास कब मानी जाएगी, जब मिरर का साइज इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में काफी कम हो। अब आईआईटी वाले क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमने x बराबर r/2 लिया था ये कब आ रहा है, जब थीटा टेंडिंग टू 0 था, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और वहां तो थीटा बराबर 60 दिया था, आई बराबर वहां पे 60 दिया था। तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो r/2 यानी फोकस से होके जाएगी 100 का, इसलिए उसको निकालना था।
तो आईटी में ऐसे ही आई ओपनिंग क्वेश्चन रख दिए जाते हैं और उनके एक एक क्वेश्चन पे एक एक कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, और जरा भी आप लैग कर जाते हो तो वो क्वेश्चन आपसे स्लिप हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर का तो कई लोग हंसते गाते आए थे, हालांकि उस समय मैं भी बहुत छोटा था, बहुत पहले आया था, 1978 का ये क्वेश्चन है, मैं बहुत छोटा था उस समय। लेकिन कई लोगों का कहना था कि ये तो बड़ा सरल है, लेकिन जब सोल्यूशन आया तो उन्हें समझ में आया। अब यहाँ पर इसी फंडे पर अब मिरर का एक दूसरा फार्मूला होता है, अभी तो कॉनकेव मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर भी हमें बताना है, तो अब यहाँ हम कॉनकेव, अब हम थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे और उसमें भी ये अप्रोक्सीमेशन चलेगा। लेकिन एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको पहले हम कराना चाहते हैं, और वो थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो मेंस या नीट के लिए नहीं है। लेकिन इसके पहले कि अगर हम वो क्वेश्चन कराएं तो थोड़ा सा हम आपको ये बता देते हैं। सपोज ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर वही है, मतलब बस थोड़ा सा उलट पुलट हो जाएगा। जैसे ये अपार्चर है, इस बार कॉनकेव साइड पे पॉलिश कर दी गई है, तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स साइड से हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और जो इस अपार्चर का मिडिल पॉइंट है सेंटर, उसको हम लोग पोल कह देंगे। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। और ये जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो मतलब वही सब कंसेप्ट है, बस फर्क इतना क्या है कि जब कॉनकेव मिरर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्शन साइड पर था, ऐसे बना था ना, तो जिस तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा था उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉलिश साइड की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया। और इस पर भी अगर हम कोई लाइट रे लेंगे तो लाइट रे लेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से जाएगी, और फिर उसके बाद रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। और इसमें भी वही रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है तो इस बार अब भाई इधर सेंटर फोकस से तो होके जा नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, फोकस से आती हुई अपीयर होगी, इस तरीके से आएगी। ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उसको अगर पीछे तरफ से बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। लेकिन ये भी जो अप्रोक्सीमेशन है ये बस उसी के लिए है, मतलब पैरेक्सियल रेस के लिए ही है। और यहाँ पे भी अगर मतलब थीटा बहुत छोटा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर थीटा बड़ा है तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सपोज एक ये हम स्फेरिकल मिरर काट रहे हैं जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो हमें छोटा काटना है जिससे सारी रेस पैरेक्सियल रहे। तो मान लीजिए ये रेडियस r है, तो हम मैक्सिमम कितनी अपार्चर रेडियस का मिरर इससे काट सकते हैं कि पूरे मिरर के एक्सियल अप्रोक्सीमेशन हो जाए। तो ये आज का क्वेश्चन है, इसको कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। इसको आप भी ट्राई करिए आज।